ईसाई, हिंदुस्तानी और कुली। महात्मा गांधी जी के बारे में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि 1000 साल बाद आने वाली नस्लें इस बात पर मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी धरती पर कभी आया था। और उनकी इस बात से किसी को कोई संदेह हो ही नहीं सकता। हमारी चर्चा का विषय है महात्मा गांधी की लिखी जीवनी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आज की कड़ी में बात करते हैं प्रिटोरिया में बिताए गए उनके शुरुआती दिनों के बारे में। अब क्योंकि मोहनदास ने मिस्टर बेकर को वचन दिया था तो ईसाइयों से संपर्क करने के लिए उन्हें जाना ही था। सो दूसरे दिन 1 बजे वो मिस्टर बेकर के प्रार्थना समाज में पहुंच गए। वहां मिस हैरिस, मिस गेब, मिस्टर कोट्स नाम के कुछ लोगों से उनका परिचय हुआ। सबने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। उन्होंने भी सबका अनुकरण किया। प्रार्थना में जिसकी जो इच्छा होती सो ईश्वर से मांगता। दिन शांति से बीते, ईश्वर हमारे मन के द्वार खोलें जैसी बातें तो आमतौर पर होती थी। मिस हैरिस और मिस गेब दोनों प्रौढ़ अवस्था की अविवाहित महिलाएं थीं और एक साथ रहती थी। उन्होंने मोहनदास को हर रविवार को 4 बजे की चाय के लिए अपने घर आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मिस्टर कोट्स भी हर रविवार को उनसे मिलते और ढेर सारे सवाल करते। मोहनदास को उन्हें हफ्ते भर की अपनी धार्मिक डायरी सुनानी पड़ती, कौन कौन सी धार्मिक किताबें पढ़ी और उनका क्या क्या प्रभाव हुआ वगैरह। मिस्टर कोट्स एक साफ दिल वाले चुस्त नौजवान थे। उनके साथ मोहनदास के अच्छे संबंध हो गए थे। वो लोग बहुत बार एक साथ घूमने भी जाया करते थे और उन्होंने ही मोहनदास को दूसरे ईसाइयों से मिलवाया। मिस्टर कोट्स अच्छे आदमी थे। उनके प्रेम का पार न था, लेकिन अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में उनकी आस्था न थी। उन्होंने मोहनदास के गले में वैष्णवी कंठी देखी। उन्हें ये वहम जान पड़ा और वो दुखी हुए। बोले, ये वहम तुम जैसों को शोभा नहीं देता, लाओ इसे तोड़ दूं। इस पर मोहनदास ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि ये कंठी नहीं टूट सकती, ये तो मेरी माँ का प्रसाद है। मैं इसका अर्थ नहीं जानता, ना ही मुझे लगता है कि इसे न पहनने से मेरा अकल्याण होगा। पर माताजी ने जो माला मुझे प्रेम पूर्वक पहनाई है, जिसे पहनाने में उन्होंने मेरा कल्याण माना है, उसका त्याग मैं बिना कारण नहीं करूंगा। समय पाकर यह खुद ही टूट जाएगी तो शायद दूसरी ना पहनूं, पर इसे नहीं तोड़ने दूंगा। मिस्टर कोट्स को यह दलील पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें तो हिंदू धर्म के प्रति ही अनास्था थी। उन्हें केवल अपने धर्म से सरोकार था। वो ये बताना चाहते थे कि दूसरे धर्मों में भले ही कुछ सत्य हो, पर पूर्ण सत्य रूप ईसाई धर्म को स्वीकार किए बिना नहीं मिल सकता। ईसा के प्रेम के बिना पाप धुल ही नहीं सकते और बाकी सारे कर्मकांड बेकार हैं। इस बारे में उन दोनों के विचार तो अलग होने ही थे। मिस्टर बेकर के साथ आस्था को लेकर मतभेद रहा और साथ ही मोहनदास ने वहां रहने वाले अन्य हिंदुस्तानियों से परिचय बढ़ाना शुरू किया। नेटाल में जो स्थान दादा अब्दुल का था, प्रिटोरिया में वही स्थान सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद का था। उनके बिना एक भी सार्वजनिक काम नहीं बन सकता था। ये जानकर उन्होंने मोहनदास से पहले ही हफ्ते में जान पहचान कर ली थी। उन्हें बताया कि वो प्रिटोरिया के हर हिंदुस्तानी के संपर्क में आना चाहते हैं। साथ ही हिंदुस्तानियों की स्थिति का अध्ययन करने की अपनी इच्छा भी प्रकट की और इन सारे कामों में उनकी मदद चाही। उन्होंने खुशी से मदद देना कबूल किया। ऐसे में पहला कदम था सब हिंदुस्तानियों की एक सभा करके उनके सामने सारी स्थिति का चित्र प्रस्तुत करना। इसके लिए ये तय किया गया कि एक मंडल की स्थापना करके हिंदुस्तानियों के कष्टों और कठिनाइयों का इलाज अधिकारियों से मिलकर और अर्जियां भेजकर करना चाहिए। और ये काम मोहनदास ने बिना किसी वेतन के करने की ठान ली। उन्होंने पाया कि सभा पर उनकी बातों का अच्छा प्रभाव पड़ा। निश्चय हुआ कि ऐसी सभा हर महीने या हर हफ्ते की जाए। ये सभा नियमित रूप से होती थी और उसमें विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही समय में वो प्रिटोरिया के हर हिंदुस्तानी को पहचानने लगे। एक और कड़वाहट भरा अनुभव था कुली समझे जाने का अनुभव। साल 1885 में एक कड़ा कानून बना जिसमें यह तय हुआ कि हर हिंदुस्तानी को प्रवेश फीस के रूप में 3 पाउंड जमा कराने चाहिए। उनके लिए अलग छोड़ी गई जगह में ही वो जमीन मालिक हो सकते थे, पर वहां भी उन्हें व्यवहार में जमीन का स्वामित्व नहीं मिला। उन्हें मताधिकार भी नहीं दिया गया था। ये कानून खास एशिया वासियों के लिए बने थे। इसके अलावा जो कानून काले रंग के लोगों पर लागू होते थे, वो भी एशिया वासियों पर लागू होते थे। उनके अनुसार हिंदुस्तानी लोग पटरी यानी फुटपाथ पर अधिकार पूर्वक चल नहीं सकते थे और रात 9 बजे के बाद परवाने
जो कि एक तरह का परमिट होता था, के बिना नहीं निकल सकते थे। ये वही नियम थे जो कुलियों पर लागू होते थे। मोहनदास अक्सर मिस्टर कोट्स के साथ रात को घूमने जाया करते थे। कभी कभी घर पहुंचने में 10 भी बज जाया करते थे। ऐसे में पुलिस के पकड़ने का डर था, और ये डर जितना उन्हें था उससे अधिक मिस्टर कोट्स को था। अपने हबशियों को तो वो ही परवाने देते थे, लेकिन मोहनदास को परवाना देने का अधिकार उनके पास भी नहीं था। मालिक अपने नौकर को ही परवाना देने का अधिकार रखते थे, इसलिए मिस्टर कोट्स उन्हें वहां के सरकारी वकील डॉक्टर क्राउजे के पास लेकर गए। वो दोनों एक ही इन के बैरिस्टर निकले। उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी कि बैरिस्टर होते हुए भी रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए मोहनदास को परवाना लेना होगा। उन्होंने सहानुभूति प्रकट करते हुए अपनी तरफ से एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि वो चाहे कहीं भी जाए, पुलिस को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। उस दिन से मोहनदास उस पत्र को हमेशा अपने साथ रखकर घूमने निकलते थे। हालांकि कभी उसका उपयोग नहीं करना पड़ा, लेकिन इससे वो अपना अच्छा भाग्य ही समझते थे। मोहनदास ने समझ लिया था कि स्वाभिमानी हिंदुस्तानियों के लिए दक्षिण अफ्रीका उपयुक्त देश नहीं है। ये स्थिति किस तरह बदली जा सकती है, अब उनके मन में बस हर पल यही विचार आते थे। आगे के भागों में इस पर चर्चा कायम रहेगी। आप बने रहें हमारे साथ। मुकदमे की तैयारी।